हम महिलाएं के आपके एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बदल। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है एक ऐसी हस्ती आपके सामने लाने की जो कि खासतौर से महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन हो। लेकिन आज की जो हमारी खास मेहमान है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी प्रेरणा दे रही हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज खास एपिसोड हम महिलाएं में नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शो पर आके हमको भी अच्छा लग रहा है। मैम, चूंकि आप यूपी की पहली कमिश्नर हैं, एक तो ये भी बड़ा प्राउड मोमेंट हुआ होगा आपके लिए, लेकिन आज खासतौर से जो लड़कियां हैं, जो युवा हैं, वो जानना चाहती हैं कि कब से आपने सोचा था कि हाँ इस पद पर जाना है, मेहनत करनी है, क्योंकि ये तैयारी तो बचपन से माइंडसेट होगा शायद। हाँ, आप सही कह रही हैं। यूनिफॉर्म सर्विसेज का एक चार्म तो बचपन से ही था। घर में बहुत सारे लोग विभिन्न सर्विसेज में थे तो उनको देख के थोड़ी सी प्रेरणा आती है। हमारे पिताजी और हमारी माँ जरूर चाहती थी कि ऐसे किसी एक प्रोफेशन को चुनना चाहिए जहाँ पे हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो और हम अपने किसी भी सर्विस का फ़ायदा उठा के समाज को ज़रूर कुछ दे पाएँ। लड़कियों को आगे बढ़ाने में, बच्चियों को पढ़ाने में, उनको जॉब दिलाने में हमारी माँ की सक्रियता बहुत बचपन से ही हमने देखी है। तो मुझे लगता है कि एक महिला जहाँ सशक्त होती है उसको आगे आके और बाकी महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो पुलिस एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप ये काम बहुत आसानी से और बहुत व्यापक स्तर पर कर सकते हैं। आपके किसी एक निर्णय से, आपके किसी एक केस शुरू कर देने से न केवल एक महिला की बल्कि पूरे उस गांव की महिलाओं के लिए कोई एक नया रास्ता खुल सकता है, ऐसा मेरा मानना रहा। अभी मैम, जब ऑफिस में हम आए, एंटर किया तो आप अकेली महिला जो बाकी पुरुषों को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी वहाँ लीड करते हुए आप नजर आई। ऑफ कोर्स आप ऐसे पद पर हैं, लेकिन एक इवेंट में आपने कहा था कि बतौर महिला बड़े चैलेंज होते हैं आगे बढ़ने में। हाँ, ये रहते हैं। इंडियन जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा बायस्ड रहा है। हम लोगों की समाज की काल से कुछ ऐसी धारणाएं रही हैं जिसकी वजह से महिलाओं को एक पैरिटी की दृष्टि से नहीं देखा जाता रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस है एक मेल डोमिनेटेड बैस्टियन रहा है, एक पुरुष व्यवस्थित, पुरुष केंद्रित व्यवस्था रही है। हमारे सारे सबऑर्डिनेट्स, अब तो बहुत सारी महिला इनटेक होने लगा है। कांस्टेबल में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, सब इंस्पेक्टर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, ऑफिसर्स में बढ़ी है। लेकिन जिस समय हम लोग आए थे या उसके पहले में बहुत रेयरली कोई महिला दिखती थी और आपको दिन रात उनसे ही काम कराना है। तो उसमें चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको बतौर लीडर, महिला या पुरुष की कैटेगरी से हटा दीजिए, अगर एक लीडर के तौर पर नहीं एक्सेप्ट कर पाता है तो फिर वो आपके निर्णय मानने में बहुत बाध्य नहीं होगा। यद्यपि पुलिस इज़ अ डिसिप्लिन्ड फोर्स, लेकिन वो एक परिस्थितियों का ऐसा जाल फैल जाता है। तो यहाँ पे आपको शुरू में अपने को बड़ा प्रूफ करना पड़ता है और फिर माइंडसेट्स ऐसे रहते हैं कि हमने ये देखा है कि हर एक पड़ाव पर पहुँचने पर कहीं ना कहीं आपको लगातार अपने को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा मानना है कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे, न्यू चैलेंज। हम लोगों का काम ऐसा है कि हमारे लिए हमारे जो चुनौतियां हैं वो रोज़ आती हैं और रोज़ आपको उस पर खड़ा उतरना होता है। यूँ तो आपने ड्यूटी ज्वाइन किया तब से ही हर दिन चैलेंजिंग रहा होगा, अलग अलग चैलेंजेस से पार पाया होगा, लेकिन बतौर कमिश्नर जब से आपने नोएडा में जिम्मेदारी संभाली, इस तरह के चैलेंजेस आए हैं मेनली? देखिए, मैंने यूपी के सभी हिस्सों में काम किया है, छोटे बड़े जिलों में सभी जगह काम किया है और ये 3 रेंज करने के बाद ये मुझे मिला है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा अपने आप में एक अलग शख्सियत मैं बोलूँगी, इसकी अपनी एक अलग कैरेक्टर है। ये यूपी के बाकी शहरों से अलग इसलिए कि कॉस्मोपॉलिटन आपका कल्चर यहाँ पर प्रिवेलेंट है। बहुत सारे आपके मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हब हैं, वर्किंग स्टेशंस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। 24 घंटे सारा साल यहाँ पर काम होता है। पढ़ा लिखा जो सिविल सोसाइटी का तबका है वो यहाँ पर रहता है, दिल्ली जाता है काम करता है, गुड़गांव जाता है काम करता है, वो यहाँ आता है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत सारी हैं। नोएडा ऑफ लेट जो है एजुकेशनल हब बन के उभरा है, बहुत सारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टूडेंट पॉपुलेशन हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा है। तो इसके जो लेबर डिस्प्यूट हैं, स्टूडेंट एजिटेशन के इशूज़ हैं, डिसिप्लिनिंग के इशूज़ हैं, सड़कों पर आपको कॉस्मोपॉलिटन सिटी में सड़कों पर एक सुरक्षा का एहसास कराने का जो एक चैलेंज है। तो नोएडा के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन होने के कारण भी बहुत सारे हमारे बॉर्डर पोरस हैं, वो भी क्रिमिनल का जो आउटग्रेस और इनग्रेस है उसको भी कंट्रोल करने का चैलेंज है। तो नोएडा इज़ अ पेक्यूलियर सिटी। आपने एजुकेशन हब की बात की, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और छोटे शहरों से बच्चे इधर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि दिल्ली एनसीआर का एटमॉस्फेयर बहुत अलग सा है, ड्रग्स की भी यहाँ पर बड़ी खपत होती है और आप स्पेशली ड्रग कंट्रोल के लिए काम कर रही हैं, जगह जगह आपने ऐसी छापेमारी भी की हैं। देखिए, ये एक मेनस है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा मेनस है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपने
प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर, इसको चलना नहीं देना चाहिए, इसकी कमर जरूर तोड़नी चाहिए। ये केवल एक छोटा क्राइम नहीं है, ये देश की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने वाला एक सोशल क्राइम मैं इसको मानती हूँ। हम लोगों ने आते ही नोएडा में एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया था और सभी स्कूल कॉलेजेस में इसको हमने प्रसारित करवाया था। हमने बल्कि ये भी रिक्वेस्ट सभी से किया था कि जो भी पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ, बच्चे जहाँ भी हमको सूचना दें उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी इस हेल्पलाइन के माध्यम से बहुत सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई जिस पर हम लोगों ने काम कराया। डार्क वेब की भी मॉनिटरिंग हमने चालू करवाई है, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रग के माध्यम से नार्को टेरर फंडिंग का एक कॉन्सेप्ट प्रेवलेंट है, जिसको भी हमको रोकने के लिए तो डार्क वेब की मॉनिटरिंग की और हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। कैलिफोर्नियन वीड की हमने 1700 केजी की रिकवरी करवाई है, अलग अलग कंटेनर्स में होकर आता है और हाई क्वालिटी का है। अभी मतलब हमने 2 बस्ट की हैं, आगे भी हम काम करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि हमारे यहाँ अगर एजुकेशन हब है तो एक प्योर वातावरण में एक अच्छी शिक्षा का सुसंस्कृत वातावरण नज़र आए और ड्रग का जो है वो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ड्रग का मैस छू भी ना पाए। बिल्कुल, आपकी कोशिश सराहनीय है और आप और आपकी टीम काम भी उस तरीके से कर रही है। मैं आपके बारे में पढ़ी थी, आपको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, गृह मंत्रालय से पिस्टल भी मिली है, लेकिन मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांदी की छड़ी आपको दी थी, वो किस्सा ज़रा बताइए। नहीं, ये एक्चुअली ये वर्ष 2001 की बात है। ये जो हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी है उसमें पूरे बैच में जो भी कैडेट टॉप करता है उसको पीएम का सिल्वर बेटन प्रदान किया जाता है और ये हर साल प्रदान किया जाता है और एक गृह मंत्रालय की 9mm पिस्टल दी जाती है। हम अपने बैच के बेस्ट प्रोबेशनर थे, बहुत मेहनत किए, बेस्ट प्रोबेशनर थे, उसकी वजह से हमें ये दिया गया था। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार पूरे देश में पुलिस के कंप्यूटराइजेशन पर काम शुरू कराया था 2014 से 16 के बीच में, और उसमें अनिवार्य रूप से प्रत्येक कंप्यूटराइज कराने का था। उस समय हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया था और आगरा रेंज में, पूरे यूपी हमारी रेंज पहली रेंज थी जो फुली कंप्यूटराइज्ड हुई थी, बहुत सारे कनेक्टिविटी के चैलेंजेस के बावजूद, और हमारा एक जिला उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से पुरस्कृत हुआ था। तो इस दिशा में हम लोग काम करते रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि पुलिस को अगर हम टेक्निकली अपग्रेड नहीं करेंगे, मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, तो चैलेंजेस से लड़ने के लिए एक लंगड़ी या पिछड़ी व्यवस्था से हम लड़ नहीं पाएंगे। तो हमारी इस व्यवस्था को क्रिमिनल से 2 हाथ आगे होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। मैम, जब से हम ऑफिस में आए हैं, आप मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रही हैं, आप अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, मैंने आपको चाय पानी पीते हुए नहीं देखा, लंच भी शायद आपने नहीं किया है, तो इस शेड्यूल में आप अपना ध्यान कैसे रखती हैं? प्लस जब आप काम में इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं तो फैमिली को टाइम कैसे देती हैं? फैमिली की कोई आपसे शिकायत रहती है? देखिए, ये शिकायत होना लाजमी है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस बनना चाहिए। मैं बहुत हूँ कि मेरी एक बच्ची है और वो बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं करती है, कोई टेंट्रम थ्रो नहीं करती है, बहुत सीधी और अच्छी बच्ची है। मैं ब्लेस्ड हूँ, वरना इतने चैलेंजिंग जॉब के साथ बच्चों को एक अच्छे माहौल में करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि नौकरी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम माँ भी होते हैं, हम बहन और बेटी भी होते हैं, हम बहू भी होते हैं, हमारे पास बहुत मल्टीपल रोल होते हैं और हर रोल को अहमियत दी जानी चाहिए। तो आपके जीवन में जब एक बैलेंस बनता है तो काम में भी वो बैलेंस उभर कर आता है और आप काम भी अच्छे से कर सकते हैं। वर्किंग मदर्स के साथ गिल्ट की समस्या हमेशा रहती है। हम घर में होते हैं और काम में कुछ ख़राब हो जाता है तो वो गिल्ट होता है, हम काम में होते हैं और घर पर कुछ ख़राब हो जाता है तो वो गिल्ट होता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अपने नज़रिए में परिवर्तन ला दें और अपनी एक लिमिटेशंस, बाउंड्रीज सेट कर दें और कहें कि हमारा यहाँ तक काम होना ही चाहिए, पर डे काम होना चाहिए, दूसरे दिन के लिए ना डालें, तो इस गिल्ट की भावना से आप उभर सकते हैं। आप जितना अच्छा अपने बच्चों को, परिवार को समझेंगे, मैंने एक्सपीरियंस कहता है कि वो भी फिर आपको उतना ही अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। मैम, जो हम महिलाएं हैं और ख़ासतौर से महिलाएं आपको सुन रही हैं, आपने कहा कि बच्ची है, शिकायत नहीं करती, लेकिन मन में थोड़ा गिल्ट रहता है। बिना संघर्ष और मेहनत के कोई आगे नहीं बढ़ता। अगर मैं संघर्षों की बात करूं, बचपन से लेकर ये जॉब, ये पद पाने तक, और फिर उसके बाद बेबी होना, बेबी को छोटे को घर पे छोड़ के आना, वो कौन सा संघर्ष जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? नहीं, संघर्ष तो देखिए ज़िंदगी का अनिवार्य हिस्सा होता है। मेरे पिताजी की बहुत छोटी उम्र में ही उनका देहांत हो गया था और मैंने फिर लड़के बड़े होने के कारण बहुत सारी जिम्मेदारियों, बहुत सारे संघर्षों को हमने आगे बढ़ाया है। हमारे छोटी बच्ची थी और घर से बहुत उस समय ऐसी परिस्थितियां थीं, तो हम बच्चे को अपने साथ, साइट की पोस्टिंग हमने ऑफ की थी, बच्चे को अपने साथ ऑफिस में लेके जाते थे और उसका एक हमने कॉर्नर बना दिया था। तब हमारे यहाँ क्रेश की व्यवस्था नहीं होती थी, तो एक कॉर्नर बना दिया था। और मुझे आज भी याद है कि जब मुजफ्फरनगर दंगे
चल रहे थे और हम एरिया में पोस्टेड थे, तो हमारी बेटी बहुत बीमार थी। हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराना पड़ा था, बहुत छोटी उम्र की थी। और जब उसको हॉस्पिटल भर्ती कराना था तो उसका कोई कैंडला नहीं लगवा पा रहा था, क्योंकि बच्चा बहुत वो नहीं हो रहा था। तो मैंने फ़ोन पे उसको बात करके समझाया था, तब वो एग्री की थी। और जब वो थोड़ी सी चीज़ें निपटी तब मुझे छुट्टी मिली थी। तो ये कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो ज़िंदगी भर आपके हृदय में बहुत पीड़ते हैं, और संघर्ष की ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। लेकिन फिर ये है कि फिर बच्चे को आप एकदम जब अपने आंचल में समेट लेते हैं और उसको ये एहसास देते हैं कि नहीं मम्मा है, तो बहुत बड़ा वो रहता है। ये जो संघर्ष की स्थितियाँ रहती हैं ये आपको मजबूत बनाती हैं, और मेरा मानना है कि आपको देख के आपके बच्चे भी मजबूत बनते हैं। मुझे ये ज़रूर अफसोस रहता है कि शायद मेरा बच्चा ज़्यादा मजबूत है, कुछ बदमाशी करता होता तो मुझे भी कुछ शिकायत करने का मौका रहता। लेकिन ठीक है, परिस्थितियाँ हैं, चलती हैं ज़िंदगी। कई बार ऐसी सिचुएशन आती होगी कि काम को चुना है या परिवार को चुना है। नहीं, देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मैंने कोशिश की है, हमने हमारे हस्बैंड ने हमेशा एक बैलेंस बना के रखा है। हमने अपने बच्चे को एक दिन के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ा है। अगर ज़रूरत पड़ी है तो हमने छुट्टी ली है, और ज़रूरत पड़ी है हमारे हस्बैंड ने छुट्टी ली है। बच्चे को ये एहसास होना कि उसके माँ बाप उसके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। घर में हमारी वृद्ध सास हैं, माँ हैं, उनको ये एहसास होना कि उनके हर संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ संघर्ष क्या होता है कि जब कॉल ऑफ ड्यूटी आती है तो बतौर महिला होने में, देखिए मैं आपको एक बहुत छोटा संस्मरण सुनाऊँ, मेरे साथ तो नहीं, मेरे एक कलीग के साथ रहा। उसमें अगर छुट्टी मांग ली जाए और ये एक स्टिकर चिपका दिया जाता है कि लेडी ऑफिसर हैं, इनके बच्चे, इनको छुट्टी ज़्यादा चाहिए होती है, और छुट्टी देने और ना देने को लेके बहुत संघर्ष होता है। आपको अपने से बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो जिस अफसर ने, हमारी एक जूनियर लेडी अफसर को हमारे सामने बोला था कि महिला अफसर तो बस बच्चे की बीमारी का बहाना लेके छुट्टी लेने आ जाते हैं, वो महिला अफसर तो आंखों में आंसू लेके निकल गई थी। लेकिन फिर मैंने उनको वापस बुलवाया और मैंने जवाब दिया। मेरा जवाब बस एक लाइन का था। मैंने उनसे कहा, सर आपको ये प्रॉब्लम इसलिए रियलाइज़ नहीं होती क्योंकि आपकी तरह हमारी कोई वाइफ नहीं होती है, यू नो। घर में एक महिला है, वो पूरा घर संभाल लेगी, लेकिन फॉर्चुनेटली अगर हम ऑफिस में हैं तो हमारा घर भी हमें ही संभालना है। ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मेरे अपने महिला कर्मी, चाहे वो किसी भी रंग के हों, हमेशा ये कहना होता है, आपको अपने जॉब की वजह से अपने एहसास को कम करके नहीं आंकना है। आपको अपने जॉब की वजह से आप कहीं कोई गलत काम कर रहे हैं वो भावना नहीं रखनी है, लेकिन अपनी बात को शिष्टता के साथ लेकिन उठाइए ज़रूर। कई बार सिस्टम क्या होता है, वो बहरा सिस्टम होता है। आवाज़ उठाने से उस सिस्टम में आवाज़ जाएगी तो आपकी समस्या का समाधान भी उस सिस्टम से निकल कर आएगा। फॉर्चुनेटली हम लोगों के यहाँ अभी क्या परिस्थितियाँ हैं, वर्किंग वीमेन के लिए बहुत सारी अच्छी सुविधाएँ गवर्नमेंट लेकर आई है। क्रशों का वो हुआ है, लीव का सिस्टम बहुत आसान हो गया है, नंबर ऑफ पुलिस पैनल बढ़ गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम लोग इस पोस्ट पर आए हैं तो हम लोगों का ये काम होना चाहिए कि हम जिस संघर्ष से आए हैं, हमारे बाद की पीढ़ी की कामकाजी महिला को कम से कम संघर्ष ना करना पड़े। तब मुझे लगता है वी हैव लर्न फ्रॉम आवर स्ट्रगल्स, और हम अब उस स्ट्रगल्स के कारण कुछ दे पाने की स्थिति में हैं। अभी मैं अगला सवाल आपसे करने ही वाली थी कि पिछले कुछ सालों में चीज़ें बदली हैं। आपको लगता होगा कि पहले काश ये हो जाता, पर आपने उससे पहले ही उसका जवाब दे दिया। चूँकि आपने तो इतना सालों का आपका अनुभव है, आपने ज़माना देखा है। एक तरफ तो वो महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं, घर और फैमिली के बीच तालमेल बिठा रही हैं, लेकिन जो युवा हैं, ख़ासतौर से दिल्ली एनसीआर का जो माहौल है, इसमें यूथ्स कुछ गलत दिशा में जाते हुए आपको नज़र आते हैं? देखिए, कई बार होता है क्या है कि ये उम्र का, मैं इसको हमेशा हार्मोनल डिस्पैरिटी बोलती हूँ। उम्र का तकाजा होता है, हमें दूर की जो लाइट है वो बड़ी चमकती हुई दिखती है, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। लेकिन आप अगर अपने आप को किसी पीयर प्रेशर की वजह से, या सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप का प्रचलन है और उसमें आप उस खांचे में अपने को फिट करने की कोशिश नज़र करते आ रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आप अपने साथ सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करने का साहस होना चाहिए। आपके लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। आप अपने को एक आदमी समझें,
उसमें उसकी खासियत को पहचानें, उसको रिकॉग्निशन खुद दें तो सोसाइटी भी देगी। तो पीयर प्रेशर वेशर वो फिर ख़त्म हो जाता है। अपने संस्कारों से बहुत दूर जाके या अपने को किसी एक मोल्ड में बैठाने के लिए, अगर सबको एक जैसे ही होता तो भगवान फैक्ट्री में फिर एक शक्ल और एक ही जैसी अकल वाले सभी पैदा करता होता। भगवान ने हमें डिफरेंट बनाया है, और एक महिला को दूसरे से, एक पुरुष को दूसरे से जब अलग बनाया है तो हमें उस भिन्नता का आदर करना चाहिए और उसको सम्मान देते हुए उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे देख रही हूँ आपने कोई मेकअप नहीं किया है, कोई एज सच ऑर्नामेंट्स भी नहीं है, कानों में भी बहुत छोटे ईयर टॉप्स आपने पहने हैं, लेकिन आपने सिंदूर ज़रूर लगाया है। ये मेरे से बहुत सारे मेरे अपनी बैचमेट्स भी बहुत सवाल करते थे, कलीग सवाल करते थे कि आमतौर पे वर्किंग में हमारे बहुत सारे बैचमेट्स ऐसे हैं जो सिंदूर नहीं लगाते हैं और इसको शायद वो थोड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं। बट मेरा अपना मानना है कि ये सिंदूर हम अपनी खुशी के लिए लगाते हैं। सिंदूर से हमारी कोई आइडेंटिटी मिसमैनेज नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जब आप 24 घंटे एक पैंट शर्ट पहन के, यूनिफॉर्म पहन के आप काम कर रहे हैं, आपको एज अ ऑफिसर की मशीन के तौर पे देखा जा रहा है, तो सिंदूर ने ये एहसास दिलाता है कि ये मेरी सबसे अच्छी ज्वेलरी है जिसको मैं रोज़ बिना बेरोक टोक के पहन सकती हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये सिंदूर मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं कहीं ना कहीं अंदर से आई एम अ वुमन और मुझे वो स्त्री होने पर बहुत गर्व है, इसलिए ये सिंदूर मेरी अपनी खुशी के लिए मैं लगाती हूँ। आपने सिंदूर का जिक्र किया तो मैं आपके हस्बैंड का जिक्र करना चाहूँगी। आपके हस्बैंड एक पॉलिटिशियन है जी, आप पुलिस में हैं, तो पुलिस और पॉलिटिक्स के बीच में तालमेल घर में कैसे बैठता है? देखिए, पॉलिटिशियन होने के पहले वो भी एक अफसर थे, पुलिस अफसर थे, फिर वो ईडी में गए, वो ईडी अफसर बने। हम लोगों की जिस दिन शादी हुई उस दिन हम लोगों ने एक ही चीज़ तय की थी। हम दोनों के जॉब बहुत स्ट्रेस वाले जॉब थे उस समय। लव मैरिज थी आपकी? नहीं, अरेंज्ड मैरिज। हमारे पिता और उनके पिता ने, दोनों ने मिलकर ये रिश्ता तय किया था। हमारा मानना है कि शादी होने के बाद से ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एज अ नॉर्मल कपल घर में रहें। जो अफसर है वो अफसर की सीट तक ही अफसर है, काम को ऑफिस में छोड़ देना चाहिए। हम लोग कभी भी आपस में एक दूसरे का काम हमने घर में डिस्कस नहीं किया। पॉलिटिशियन होने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूरी हो जाता है कि मैं आज उस गांव में गया और आज मैंने महिलाओं के वहाँ सहायता समूह के लिए ये काम शुरू किया, इतना डिस्कशन होता है। लेकिन काम हम आज भी डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह, हमारे घर में सबसे ज़्यादा डिस्कशन, बड़ा डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया जाता है। मैं, पति और बच्चा बैठ के डिसाइड करते हैं कि आज क्या खाना खाएंगे, आज कौन सी मूवी देखेंगे, किताब खरीदने, मेरे बच्चे को किताब का शौक़ है, मुझे बहुत है, तो किताब हम लोग कहाँ से खरीदने जाएंगे। बड़ी बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह। क्यों? क्योंकि इतने स्ट्रेसफुल जॉब के बाद अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग नहीं कर पाएंगे तो वो एक मेंटल बैलेंस आ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो घर में चलती किसकी है? जो हम मीम्स देख रहे हैं, जोक सुनते हैं कि घर में तो भाई वाइफ्स की चलती है, तो यहाँ किसकी चलती है? देखिए, मैंने कहा ना डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है। आज की तारीख में मेरे घर में मेरी बच्ची की चलती है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि कम से कम उसके पापा उसकी बात सुनते हैं। आपकी नहीं सुनते? मैंने इसका मौका कभी भी नहीं छोड़ा है। जब भी हम सोशल गैदरिंग में होते हैं, मुझे मालूम था कि मेरे पति को एक पुलिस वाली पत्नी के जोक्स बहुत सारे सुनने मिलेंगे। तो मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि इससे पहले कि कोई उनको जोक सुना के छेड़े, मैं ही उनको वो जोक सुना के और काम खत्म कर दूं। बहुत अच्छी बात आपने कही है और मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद जो लोग अब तक चुप रहे अपने खिलाफ होने वाले जुल्म पर, वो बोलने लगेंगे। मैम, आपने बहुत बेशकीमती टाइम दिया है इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खुल की बात की है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।